आज सुबह जब उठा तो मैंने न्यूज़ देखा कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है और ये सीज फायर 15 दिनों तक चलेगा। इन 15 दिनों में अमेरिका और ईरान और अमेरिका के साथ में इसराइल भी ये मिल बैठकर आगे के लिए मोडेलिटीज तय करेंगे कि इस जो सीज फायर है इसको कैसे परमानेंट युद्ध विराम में कन्वर्ट किया जाए और कैसे ईरान और अमेरिका और इसराइल के जो संबंध हैं इनको कैसे सही पटरी पर लाया जाए और कैसे आगे के लिए रास्ता ठीक किया जाए। खैर ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन इस युद्ध में हमने ये देखा कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से रात में अमेरिका ने कैसे उठा लिया था उनकी पत्नी से, कि पूरी दुनिया ने देखा। वो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, भले वो तानाशाह थे या क्या थे, लेकिन बहुत सारे दुनिया में तानाशाह हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या मिडिल ईस्ट के ज्यादातर कंट्रीज में राजशाही है, वहां पर ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अमेरिका के उन सब से घनिष्ठ संबंध है। लेकिन चूंकि निकोलस मैडुरो से उनके अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उनको जो है उन्होंने उनके घर से उठा लिया। ऐसा तो औपनिवेशिक काल में कॉलोनियल पीरियड में भी शायद ब्रिटेन या और जो कॉलोनियल फोर्सेस थे यूरोप के, उन्होंने नहीं किया होगा। खैर जो भी है, लेकिन अभी इतना तो जो दिख रहा है कि ईरान अमेरिका को बैकफुट पे लाने में बहुत हद तक कामयाब रहा और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा हार्मुज स्ट्रेट, जो कि ओमान और ईरान के बीच में है। और हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। पूरी दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है वो त्राही त्राही करने लगा। इवन इंक्लूडिंग अमेरिका में भी जो है क्रूड ऑयल और गैसेस की प्राइसेस बढ़ी, यूरोप के देशों में बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी। हालांकि हम अपने देश में अभी तक बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने में सक्षम रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत ही शायद दूरदर्शिता इस मामले में दिखाई है, जबकि हम इतने बड़े देश हैं, 18% दुनिया की आबादी है। हार्मुज स्ट्रेट के बारे में मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि वो अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को कभी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करने देंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ने ये दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका ने उसको न्यूक्लियर बम बनाने से तो जरूर रोका, लेकिन उसके लिए हार्मुज स्ट्रेट किसी बड़े न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़ा वो पावरफुल बम है, क्योंकि उसकी वजह से ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डावाडोल किया, हिलाया, और पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई और पूरी दुनिया के ज्यादातर देश जो अमेरिका के दुश्मन बनते चले गए। इसमें यूएई, कतर, इन सब कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज से ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो या नेचुरल गैस का है, वो हार्मुज स्ट्रेट के थ्रू ही होता है। और दूसरा जो बड़ा रास्ता है इधर से स्वेज कैनाल हो गया, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, इसको भी ईरान ने धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई नहीं रोकी तो आने वाले टाइम में इस रास्ते को भी वो बाधित करेगा। अगर ये दोनों रास्ते बाधित होते तो निश्चित रूप से इससे दुनिया की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन प्रभावित होने वाली थी, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती। और हम कह सकते हैं कि अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, उसने मित्र तो नहीं बनाए शायद दुनिया में, लेकिन दुश्मन एक नहीं, शायद पूरी दुनिया, ज्यादातर देश उसके दुश्मन ही बन चुके हैं। चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हों, नाटो कंट्रीज हों जो उसके बहुत अच्छे मित्र होते थे, चाहे उसका नॉर्दर्न पड़ोसी कनाडा हो या सदर्न पड़ोसी उसका जो है मैक्सिको, सबसे उन्होंने दुश्मनी बढ़ाई। पहले सब पे टैरिफ बढ़ाया, दादागिरी दिखाई, सबके ऊपर अपनी कंडीशन बनाई, और बाद में फिर अपने मन माफिक टैरिफ अलग अलग कंट्रीज से कम या ज्यादा किया। न नाटो उनसे खुश है, न कनाडा उनसे, अमेरिका से खुश है, और उन्होंने कुछ देशों के ऊपर, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की, जैसे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो और उनकी पत्नी के ऊपर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। तो ये सब सारी दुनिया ने देखा, और नाटो का तो भी भरोसा ही खत्म हो गया है अमेरिका के ऊपर। नाटो के कुछ कंट्रीज ने आवाज उठानी शुरू की है कि अमेरिका को नाटो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया जाना चाहिए, और अमेरिका आज के टाइम में कोई रिलायबल पार्टनर किसी का नहीं रहा। शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका कुछ उस तरीके की का सुपर पावर है कि जैसे कि जब चिराग बुझने वाला होता है तो बहुत तेज लो होती है। और आने वाले टाइम में इंडिया, चाइना, रसिया, ये सब सुपर पावर बनने वाले हैं। दुनिया आने वाले टाइम में 2-3 पोल में बंटने वाली है। अमेरिका की कोशिश अभी तक रही है कि वो जो उसका पेट्रो डॉलर है, मतलब दुनिया में जो क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो सब डॉलर में ही, अमेरिकन डॉलर में ही चलता रहे। तो आने वाले टाइम ये सब दिख रहा है कि डॉलर की वैकल्पिक मुद्राएं भी आने वाली हैं, जिसमें हमारी अपनी करेंसी भी है। हो सकता है आने वाले टाइम में दुनिया में और कुछ करेंसी है। तो अमेरिका का जो ये दादागिरी है, जो सुपर पावर है, वो शायद बस 12 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है।
उसके जगह को लेने के लिए या दुनिया को मल्टीपोल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे देश, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वो आने वाला है। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि जो वो कहें वही सही है, जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है, वो सारी चीजें अब दुनिया में बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। और अभी जिस तरीके से ईरान ने एक तरीके से बैकफुट पे अमेरिका को धकेला है और अमेरिका की दादागिरी को उसने कुछ हद तक सारी दुनिया के सामने दिखाया है कि अगर आप भी चाहो, सारे देश और भी जो चाहें, अगर वो अपने पे आ जाएं तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की दादागिरी हमेशा चलती रहे। अमेरिका ने कभी कनाडा को कहा कि 51 उसका स्टेट है, जिसपे कनाडा ने बहुत ज्यादा रेसिस्ट किया था, विरोध किया था। उसने डेनमार्क से उसके ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश की और अभी भी कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे। अमेरिका कहता है कि हम क्यूबा पर, अब ईरान के बाद क्यूबा पर अटैक करेंगे। मतलब ये दादागिरी चल रही है। या अगला दूसरा फेज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनाइजेशन के लिए चल रहा है। ये सारी चीजें, मार्क रूबियो जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिनको वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी बीच में एक यूरोप में जाके एक यूरोप की कंट्री में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देश कमजोर हुए और जितनी कॉलोनीज थी वो एक एक करके सब उनके हाथ से निकल गई। आज के टाइम में फिर उनके पास एक मौका है कि वो सब आकर हमसे हाथ मिलाएं और दुनिया के देशों को फिर से हम अपने तरीके से उनको इकोनॉमिकली और स्टेट्सकली हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं हुई अमेरिका की, ये पूरी दुनिया को बात समझ में आ रही है। और जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाए हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और खास करके ईरान ने दिखा दिया कि चाहे यूएई हो या सऊदी अरब हो या और जो अपने को बहुत पावरफुल देश कहते हैं मिडिल ईस्ट में, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो अब सब देशों को और ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो दादागिरी है, जो उसका इस तरीके का नजरिया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ईरान ने तो खास करके दिखाया। अब आने वाले टाइम में हम नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में अमेरिका और ईरान का ये जो सीज फायर है परमानेंट होगा या नहीं होगा, या किस लेवल तक एस्केलेट होगा। और ईरान ने अभी वहां पर ह्यूमन चेन बनाई थी वहां के पुलों के लिए, वहां के जो एनर्जी जो उनके इंस्टॉलेशन है उनको, वहां पर उन्होंने पूरी ह्यूमन चेन बनाई ताकि अमेरिका जो उन पे अटैक करे तो उसमें एक मानव शील्ड के रूप में उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि अमेरिका कितना क्रूर है और क्या कर रहा है।